Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss lecture 3 Research Aptitude. हमने अपने इससे पहले लेक्चर में रिसर्च की बेसिक मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। उसके बाद हम आज शुरू करने वाले हैं वेरिएबल्स इन रिसर्च। वेरिएबल से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दे देगा कोई टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और उसका मीनिंग पूछ लेगा, मतलब ये किस तरीके का वेरिएबल होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये काफ़ी इजी होता है, इसे बस आपको हल्का सा एक या दो बार आपको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज वेरिएबल्स। वेरिएबल इज एनी एंटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज। मतलब देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो दो तरीकों से होते हैं। पहले कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल्स। बस इन्हीं दो तरीकों की हो सकती हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जो टाइम और प्लेस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चेंज ना हो, बल्कि हमेशा एक ही जैसा रहे, वो होता है कांस्टेंट। जबकि इसके ठीक अपोजिट होता है वेरिएबल, जो टाइम और समय के साथ कहीं भी चेंज हो सकता है, बदल सकता है, इसकी वैल्यू बदल सकती है और इसकी वैल्यू एक नहीं, एक से भी ज़्यादा हो सकती है, वो होती है वेरिएबल। एनीथिंग दैट कैन बी वेरी कंसिडर्ड अ वेरिएबल। जैसे एज, इनकम, किसी की एज क्या है ये टाइम के हिसाब से बदलती रहेगी, किसी की इनकम क्या है वो बदलती रहती है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहेगी। किसी की इनकम कुछ होगी, किसी की इनकम कुछ होगी। क्लास ग्रेड भी हमेशा बदलता है। सारे लोगों की क्लास ग्रेड एक ही जैसी नहीं हो सकती, कोई टॉपर रहेगा, कोई फेल हो जाएगा, किसी की ग्रेड 6 आएगी, किसी की 5 आएगी। व्हीकल टाइप्स एंड आई कलर, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स में होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोइंग। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वेरिएबल्स को कई सारी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको देखने के लिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल्सो नोन एज द मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इंडिपेंडेंट की जगह मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ही सिनोनिम्स हैं। A variable that stands alone and not changed by the other variables you are trying to measure. जब आप रिसर्च करते हैं तो उनमें दो वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वेरिएबल्स एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट होते हैं कि उनका एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ता है। तो जो एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है वही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से जिस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, उसे कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तेज़ या धीरे करेंगे, उसी का इफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग जब दूसरे वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में पड़ेगा, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटर कैन मैनिपुलेट इट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर यानी रिसर्चर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है। एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप्स, प्लांट हाइट। मतलब जब आप कोई ऐसा रिसर्च करते हैं कि आप उसमें ये ढूंढते हैं कि किसी क्रॉप्स पे फर्टिलाइज़र का क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी हाइट उससे किस तरीके से अफेक्टेड होती है, तो इसमें जो फर्टिलाइज़र होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप फर्टिलाइज़र को जितना ज़्यादा या कम करेंगे, प्लांट की हाइट उसी के हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी। यानी इसमें फर्टिलाइज़र इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्लांट की जो हाइट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। टेम्परेचर ऑफ हीटर, डिग्री ऑफ बॉइलिंग वाटर। अगर आपको इनके बीच के रिलेशन को देखना है तो आप ये देखेंगे कि हीटर के टेम्परेचर को हम जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, बॉइलिंग वाटर उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा, उतना ही पानी जल्दी बॉइल्ड होता है यानी गर्म होता है। हीटर का जो टेम्परेचर वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिग्री ऑफ बॉइलिंग वाटर को, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टेड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। अ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, इट इज चेंज्ड बाय अदर वेरिएबल्स इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट मैनिपुलेट इट। इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइन है कि इसे एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बल्कि मैनिपुलेट जिस वेरिएबल को करता है उसका इफेक्ट इस पर पड़ता है।
जैसे हाइट अकॉर्डिंग टू एज, किसी इंडिविजुअल की पर्सन की उसके एज के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही उसकी हाइट बढ़ती है। स्पीड ऑफ अ कार अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेटर, अगर किसी को जो कार ड्राइव कर रहा है उसको अपने कार की स्पीड बढ़ानी है तो उसे एक्सेलरेटर को बढ़ाना होगा, यानी एक्सेलरेटर का इफेक्ट कार के स्पीड पे पड़ रहा है, यानी स्पीड ऑफ कार इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सेलरेटर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इज समथिंग दैट इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज़ हाइपोथेटिकल इन नेचर, यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल वो होता है जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है, लेकिन ये असल में रियल लाइफ में हमको दिखता नहीं है बल्कि ये हाइपोथेटिकल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम। अगर हम एजुकेशन और इनकम, जो कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें एजुकेशन है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनकम है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बीच के जब रिलेशन को देखते हैं तो हमें कुछ भी इसमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दिखता, इसका इफेक्ट नहीं दिखता, बट वो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो इसके बीच के इफेक्ट को हमें दिखाता है। दिस रिलेशन इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बट इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर फैक्टर, दैट इज ऑक्यूपेशन, यानी जितना ज़्यादा हमारा एजुकेशन अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी ऑक्यूपेशन होगी, और जितनी अच्छी ऑक्यूपेशन होगी हमारा इनकम उतना अच्छा होगा। यानी जो बीच में फैक्टर है हाइपोथेटिकल फैक्टर ऑक्यूपेशन, दिस इज़ द इंटरवेनिंग वेरिएबल जो हमारे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नस वेरिएबल्स। Extraneous variables are all variables which are not the independent variable but could affect the result of experiment। यहाँ ये not नहीं रहेगा बल्कि could affect the result of experiment। मतलब extraneous variables वो variables होते हैं जो independent variable तो नहीं होते बट वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करके वो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को, आउटकम को प्रभावित करते हैं। इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, तो रिसर्चर को ये ध्यान देना होता है कि जब भी वो रिसर्च करे तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल्ड किया रहे, वरना ये हमारे रिसर्च के आउटकम को निगेटिवली इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, सपोज वी वांटेड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन ड्राइविंग एबिलिटी, वी वुड हैव ट्राई टू इंश्योर दैट एक्सटर्नल वेरिएबल्स डिडंट अफेक्ट रिजल्ट्स। जैसे आपको रिसर्च करना है कि एल्कोहल पीने के बाद कोई ड्राइवर है, कोई इंडिविजुअल है, वो गाड़ी चला रहा है, तो वो उसकी गाड़ी के ड्राइव करने पे किस तरीके से अफेक्ट कर रही है एल्कोहल को। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कि फेमिलियरिटी विद द कार, यानी जो ड्राइवर है, जो इंडिविजुअल है जो एल्कोहल लेके ड्राइव कर रहा है वो कार से कितना ज़्यादा फेमिलियर है, यानी अगर उसे कार चलानी नहीं आती तो वो चाहे अल्कोहल लिया रहे या अल्कोहल ना लिया रहे वो कार अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो ये माना जाएगा कि अल्कोहल का ड्राइवर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है यूज टू ड्रिंकिंग एटसेट्रा। इसका मतलब यह है कि अगर ड्राइवर को हैबिट है अल्कोहल लेने की तो भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो कार अच्छे से ड्राइव कर पाएगा, यानी इन दोनों सर्कमस्टेंसेज में हमारा रिजल्ट निगेटिव ही आएगा, उतना पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। जो रिसर्च हम करना चाह रहे हैं उसका आउटकम एकदम सही डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो ये होता है एक्सटर्नस वेरिएबल्स, इन्हें हमें दोनों ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल में करना होगा तो ही हमारे रिसर्च के आउटकम एक्यूरेट आ सकते हैं। फिर अगला हमारा है बाइनरी या डाइकोटोमस वेरिएबल, अ वेरिएबल्स व्हिच हैव ओनली 2 कैटेगरीज और लेवल्स। ऐसे वेरिएबल जिनको हम केवल अपने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ना कि 1 ना या 3, उन्हें होते हैं बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे हेड्स और टेल, मेल और फीमेल, रिच और पुअर, बीजेपी और कांग्रेस, पास और फेल, यस और नो टाइप के स्टेटमेंट्स। जैसे हम जब रिसर्च कर रहे हैं, हमें जो भी डाटा मिले उन्हें हम बस 2 कैटेगरीज में जब हम अपने में रखते हैं तो उसे बोलते हैं बाइनरी और डाइकोटोमस वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, वेरिएबल्स व्हिच वुड टेक फॉरएवर टू काउंट एंड नेवर फिनिश काउंटिंग देम। यानी ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम जब मेज़र करते हैं, जब काउंट करते हैं तो उनका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होता,
जैसे वो हम माने और वो एक पर्टिकुलर जगह पे वो आके ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो बल्कि पॉइंट 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 होते होते वो इन्फिनाइट तक जाएंगे बट ख़त्म नहीं होते। वो होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। जैसे हाइट, जैसे हम किसी के हाइट को मेज़र करें, उसका आता है 6 फुट 1 इंच 6.1, बट उसका हाइट यहीं आके नहीं रुकता, बट 0.1 के बाद भी और भी मिलीमीटर सेंटीमीटर उसमें बदलता जाएगा, मतलब वो कहीं रुकेगा नहीं। ऐसे ही वेट होता है, ऐसे ही स्पीड होगी, ऐसे ही एज। जैसे किसी की एज है 27 ईयर्स, अब 27 ईयर्स, फिर वो होगा कुछ दिन, फिर होगा कुछ मिनट, फिर कुछ सेकंड, मिली सेकंड और सेकंड में अंदर अंदर चलता जाएगा। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, जो कहीं एक फिनिशिंग लाइन उसकी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल एग्जैक्ट अपोजिट होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स दैट हैव अ काउंटेबल नंबर्स और वैल्यूज, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो एक एग्जैक्ट काउंटेबल नंबर्स के होते हैं, जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई पोस्टल बैलेट है, उसमें हम कस्टमर कंप्लेंट्स कलेक्ट करते हैं, तो वो कंप्लेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि 11.7 आ जाएंगे, नहीं, वो या तो 11 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ऐसे, मतलब उसको हम एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ऐसा नहीं कि किसी क्लास में 40.2 स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं, 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा, 45 होगा, जिन्हें हम एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा polycotomous variables, a variable that can have more than 2 values. It can be ordered, unordered और sequential, मतलब ये आपका ऑर्डर एक क्रम में हो सकता है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हो सकता है, या अनऑर्डर्ड हो सकता है। मतलब इनके बीच में कितना इंटरवल है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस, ये ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही फिक्स रहे, ये इधर उधर कुछ भी हो सकता है। ये होता है पॉलीकोटोमस वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा रैंडम वेरिएबल। A random variable is a set of possible values from a random experiment. No pre-planned at all. Example, tossing a coin, taking a ball from a bag of full balls. Random variable मतलब होता है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ भी पहले से प्री प्लान्ड नहीं होता। जैसे हम टॉस जब अपना उछालते हैं तो टॉस में हेड आएगा या टेल आएगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। जैसे मान लीजिए कई सारे कलर से भरा एक बॉल का एक बैग है, मान लीजिए उसमें 100 बॉल्स हैं, उसमें जब हमें कोई एक बॉल निकालना होगा, जिसमें ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो कई सारे कलर के बॉल्स हैं, तो उसमें जब एक ग्रीन बॉल हमें निकालना होगा तो हमें कुछ भी पता नहीं कि वो ग्रीन आएगा, रेड आएगा, वो येलो आएगा, कुछ भी पहले से प्री प्लान्ड नहीं है, वो होता है रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कंट्रोल वेरिएबल। A control variable in scientific experimentation is an experimental element which is constant and unchanged throughout the course of investigation. Researchers seek to keep constant when conducting research. मतलब कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसको फुल ऑफ टाइम वो कंट्रोल किए रहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो आउटकम आएगा हमारे रिसर्च का वो नेगेटिव आएगा, उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसे रिसर्च करना है, उसके पास 2 फील्ड्स हैं और उसको ये रिसर्च करना है कि कौन सी फील्ड ज़्यादा फर्टिलाइज्ड है, यानी किस फील्ड में उसका प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए वो दोनों फील्ड्स में अलग अलग प्लांट, एक ही प्लांट अलग अलग करके लगा देगा और उससे रिलेटेड बाकी जो वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, वाटरिंग, इन सारी चीज़ों को उसे कंट्रोल करना होगा, वरना ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी एक फील्ड पे टेम्परेचर या वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो वो उसको निगेटिवली अफेक्ट कर देगा कंपैरिजन में दूसरे के, क्योंकि दूसरा फील्ड ये सब नहीं पा रहा है तो उसका प्लांट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये दोनों मिलके हमारे रिसर्च के आउटकम को एक्यूरेट होने से रोक देंगे। ये होता है कंट्रोल वेरिएबल, जिसे रिसर्चर को हमेशा कंट्रोल करना होता है। तो आज ये था वेरिएबल्स और उसके टाइप्स, यानी रिसर्च में इसका वेरिएबल का क्या यूज होता है और ये कितने टाइप के हमें रिसर्च में ये वेरिएबल्स मिलते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स का यूज अधिकतर ज़्यादा उसमें जब हम हाइपोथेसिस
फार्मूलेट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसमें यूज होता है वेरिएबल्स का ज़्यादा, जिसे अलग अलग रिसर्च मेथड के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग रिसर्चर इसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो इन सारे रिसर्च टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को अफेक्ट करने वाले ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट इन्हें भी देखना होगा क्योंकि इनके मीनिंग आपस में ओवरलैप कर जाने वाले हैं, मतलब आपको कन्फ्यूजिंग पैदा कर देंगे, तो उन्हें भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। तो अभी तक हम अपने दोनों लेक्चर्स में बेसिक्स ऑफ रिसर्च और वेरिएबल्स को देख चुके हैं। बाकी के यूनिट हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।